हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल शिप्रानॉमिक्स। स्टूडेंट, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं कि शिप्रा मैम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस किस प्रकार से आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने इसके पहले वीडियो में आपको ये बता दिया था कि EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जिसका फॉर्म निकला हुआ है और जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, तो उसका जो सिलेबस है उसमें कितने मार्क्स के इकोनॉमिक्स के अपने पेपर के सिलेबस रहेंगे, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से कुछ सैम्पल क्वेश्चंस मैं बताऊंगी इसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं। First of all, let me introduce myself. Student, I am Dr. Shipra Srivastav. I am UGC NET, JET and PhD from University of Jammu, and I am member of Indian Economics and Allied Sciences Association. Student, this is my mobile number 84390 You can message me on this number. And this is my app Shipranomics. You can download my app from Google Play Store. And student, there is one information also. EMRS का कोर्स लाइव कोर्स चल रहा है मेरे ऐप पर शिप्रानॉमिक्स पर, और इसका रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है। तो इस कोर्स को लेने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से मेरा ऐप डाउनलोड करना है और उस पर आप ये दोनों कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं। चलिए, अभी जैसे आपका सिलेबस है जो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट का जो नॉलेज है उसके 80 मार्क्स के पेपर होंगे। तो उसमें सबसे पहले जो देखो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन। सांख्यिकी का जो पेपर आप लोगों का है, जो सिलेबस आप लोगों का है, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन ये सारी चीज़ें होंगी जो हम पढ़ते हैं एक नॉर्मल सिलेबस में। मीन मीडियन मोड, इनसे रिलेटेड सवाल होंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें आपको मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रिलेटिव डिस्पर्जन, जिसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी पढ़ते हैं। कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर, इन सभी से क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो देखो, कुछ सैम्पल क्वेश्चन मैं यहाँ कराती हूँ और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे MCQs जो है वो मेरे ऐप पर अवेलेबल है। आप चाहो तो उसको वहाँ से भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर मैंने दिया है कि इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन mean is greater than median is greater than mode, then it is symmetrical distribution, asymmetrical distribution। आपको बताना है अगर मीन जो है बड़ा है और मीडियन जो है उससे छोटा है। ठीक है, हम ये वाला इंग्लिश वाला लेके चल रहे हैं बिकॉज ऊपर देखो इसको उल्टा कर देना है। मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों में रिलेशन बताया जाता है। तो अगर मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं तो दैट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर 50% डाटा राइट में हो और 50% डाटा लेफ्ट में हो, दैट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ऐसा तब होता है जब मीन, मीडियन, मोड तीनों सेंटर में हो। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि अगर मीन बड़ा है और मीडियन जो है उससे छोटा है तो ये क्या होगा। तो ये देखो, ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें राइट टेल बन जाएगा, है ना। ये असममित होगा और इसमें क्या होगा, राइट टेल जो है वो निकल जाएगा। तो इसमें असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुज राइट टेल इज लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2, यदि समांतर माध्य 20 है, बहुलक 18 है तो मध्य का क्या होगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट, और डेटा चेंज होते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा ही रहता है। आप जब भी देखोगे किसी भी एग्जाम में मीन, मीडियन, मोड का जो रिलेशन है उसको बताने के लिए इस तरीके से आता है। ठीक है, आपको दोनों में से तीनों में से 2 दिया रहेगा। जैसे हमारे पास मीन है, मीडियन है और मोड है, आपको 3 में से 2 दिया रहेगा और तीसरा आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 20 और मीडियन नहीं दिया हुआ है जो हमें फाइंड आउट करना है, और बहुलक जो है, मोड जो है वो 18 दिया हुआ है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय मीन माइनस मीडियन। और भी इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, इसके 2-3 प्रकार से इस फॉर्मूले को हम लिखते हैं। तो फिलहाल मैं इस फॉर्मूला पर बिठा करके देखूं तो मीन हमारा कितना दिया हुआ है 20 माइनस बहुलक दिया हुआ है 18 इज इक्वल टू 3 मीन 20 माइनस मीडियन। तो मीडियन की जगह मैं x लिख देती हूँ। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 60 माइनस 3x। तो हमें x, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू आ जाएगी 58 डिवाइडेड बाय 3।
अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 19.3, तो इसका मतलब है सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो स्टूडेंट इसमें से जैसा मैंने बताया कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन रहते हैं और खासकर सांख्यिकी में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। तो 3 में से अगर 2 दिया हुआ है तो आपको सिंपल जो मैथमेटिकल रिलेशंस होते हैं उस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है। आई होप दिस इज प्रिटी क्लियर। इस पर आप लोग बहुत सारे मैथ बना करके देख लेना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में देख लेना, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। अब देखो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपका सिलेबस है उसमें आपको माइक्रो मैक्रो में क्या अंतर है ये पढ़ना है। व्हाट इज एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब 10+2 के सिलेबस से स्टार्ट किया गया है और ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस तक गया है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ते हैं उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। यूटिलिटी से हम शुरू करते हैं, इंडिफरेंस कर्व होता है, बजट लाइन होता है, देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, ये आपको पढ़ना है। प्रोड्यूसर का बिहेवियर आपको पढ़ना है, कॉस्ट पढ़ना है। एंड देखो यहाँ पर रिवेन्यू अलग से दिया है, रिवेन्यू एंड सप्लाई। रिवेन्यू का जो टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू है एंड देयर रिलेशनशिप। और एक और जब इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे आ जाना है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपको बहुत ही सिंपल दिया हुआ है कि ओनली परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फीचर डिटर्मिनेशन एंड इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। तो जो पूछा हुआ है स्टूडेंट उतने ही तक स्टिक कीजिए। आपको यहाँ पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन तक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो जस्ट स्टिक टू दैट। और इसका एप्लीकेशन आपको पढ़ना है कि प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। देखो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर ये जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बेसिकली क्यों दिया हुआ है कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों में जो कमी होती है इसको दिखाने के लिए हम ये पढ़ते हैं कि अगर सरकार प्राइस सीलिंग लगा देती है तब किस में लॉस होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस में लॉस होगा या कंज्यूमर सरप्लस में लॉस होगा। अगर सरकार प्राइस फ्लोर रखती है तब किसको लॉस होगा, कंज्यूमर को या प्रोड्यूसर को। तो आपको जो परफेक्ट कंपटीशन का चैप्टर दिया गया है वो बहुत ही डिटेल में है एंड परफेक्ट कंपटीशन के एप्लीकेशन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इसका ग्राफ बना करके भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के भी सवाल के लिए आप तैयार रहेंगे। फिलहाल देखो मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से एक बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिकल आपको बनवा करके क्वेश्चन बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगर आपको एक डिमांड फंक्शन दे दिया गया है, मान लो Q = 100 - 4P एंड प्राइस दे दिया गया है 20 और आपको निकालना है इलास्टिसिटी आपको निकालना है। अब देखो इसको निकालने के लिए हमारा जो इसको हम अगर मांग फलन दे दिया गया होता है तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन माइक्रो के सिलेबस को पूरा करने के पहले आपको डिफरेंशिएशन पे कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है Q = 100 - 4P, सबसे पहले तो मैं इसको क्या करूँगी, डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हो जाएगा उस इक्वेशन का जो फॉर्म हो जाएगा dq / dp × p/q, है ना। अब इस पूरे डिमांड के इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। पूरे डिमांड के इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो 100 - 4p को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो -4 बचेगा, राइट। अब प्राइस दिया हुआ है, आपको प्राइस दिया हुआ है 20, तो यहाँ पर आपको 20 लिख लेना है। एंड क्वांटिटी निकालने के लिए इस प्राइस को हम इस मांग फलन में डालेंगे। अब इसको इसमें डालने पे कितना हो जाएगा, 100 - 80 = 20, तो यहाँ भी 20 आ जाएगा। मतलब प्राइस भी 20 है और डिमांड भी 20 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, है ना, 1 हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पर जवाब पे मैंने पॉजिटिव लिखा है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मॉड्यूलस के अंदर रखते हैं। ये नेगेटिव साइन को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो दिए गए मांग फलन में जब भी आपको इस तरह से निकालना आए और डिमांड का इक्वेशन दिया रहे एंड प्राइस दिया रहे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, अगर उपभोक्ता के आय में वृद्धि होने से वस्तु के क्रय में समानुपातिक कम वृद्धि होती है तो ये कैसी वस्तु है। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स पर भी सवाल आते हैं, है ना। इंफीरियर गुड्स क्या है, नॉर्मल गुड्स क्या है, गिवन गुड्स क्या है ना। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेट करके भी पूछा जाता है कि यहाँ पर जैसे पूछा जा रहा है कि अगर इनकम बढ़ रहा है ना, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है वो उसके अनुसार नहीं बढ़ रहा,
क्वांटिटी परचेज राइजेस लेस दैन इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन इनकम, है ना, इंक्रीज इन इनकम जो है वो ज़्यादा है, राइट। और यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर में जो चेंजेस हैं वो क्या है, उससे कम है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब हमारे पास अनिवार्य वस्तु होती है, नेसेसरी गुड्स होती है। नेसेसरी गुड्स में आप ले लो, सॉल्ट को ले सकते हो, शुगर को ले सकते हो, है ना। अब हमारे पास अगर पैसा बढ़ जाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम पहले से ज़्यादा शुगर खाने लगें, है ना, पहले से ज़्यादा सॉल्ट खाने लगें, क्योंकि उसका जितना एक्सपेंडिचर है हम तो उतना ही एक्सपेंडिचर करेंगे। तो अगर ऐसी वस्तु रहती है कि हमारे इनकम में जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा हैं और एक्सपेंडिचर में चेंजेस कम हैं, तो इनको हम कहते हैं नेसेसिटी गुड्स। फिफ्थ नंबर, जिस बिंदु पर सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है। देखो, मैं हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहती हूँ कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक मैंने ये भी एग्जांपल दे दिया है आपको कि ग्राफ बेस्ड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आप किस तरह से हैंडल करोगे। जैसे यहाँ पर मैंने पूछा है सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है, तो सबसे पहले देखो ये हमारा चला जाता है AFC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ से इस तरीके से आपका आता है एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। इन सभी के लोअर पॉइंट पर इसको मार्जिनल कॉस्ट कट करती है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि जिस बिंदु पर MC इज इक्वल टू AC, तो इस बिंदु पर देख रहे हो कि MC जो है वो AC के बराबर है, तो इसके बाद क्या हो रहा है, और एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है या घट रही है? एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है ना। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको टैकल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी आपके पास ग्राफ है उन सभी, अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ते तो ग्राफ की एक अलग कॉपी होनी चाहिए ताकि एग्जाम के टाइम में रिवीजन बहुत आसान हो। मैं जो ऐप पर पढ़ाती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, मैं पहली बात यही कहती हूँ कि स्टूडेंट्स एक ग्राफ की कॉपी रखिए, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए एक आपका अपना नोट तैयार हो जाना चाहिए। तो अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल भी रही हैं स्टूडेंट, और उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी कंज्यूमर चल रहा है। तो जो लोग आप लोगों ने इनको ज्वाइन कर रखा है, मैं आप सभी को भी इस बात को दोबारा से बता रही हूँ कि जितने भी मैं ग्राफ्स बताती हूँ, जितने भी आप या आप खुद से भी पढ़ रहे हो, तो ग्राफ की एक कॉपी बनाते चलो एंड वहीं पर शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। जैसे मैंने यहाँ पर ग्राफ बना करके तो तुरंत पता चल गया ना कि जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर हो रही है तो उस पॉइंट से एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है। लेकिन अगर आपका ग्राफ पे कमांड नहीं रहेगा तो आपको क्या होगा, आपको सोचना पड़ेगा कि इस पॉइंट के बाद क्या होना है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, बहुत ही मैं कहूँगी कि ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। जब हमें डिमांड का इक्वेशन दिया रहता है, टोटल कॉस्ट दिया रहता है, और हमें वो क्वांटिटी निकालनी है जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर जाए, तो इसको बहुत बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि MR बराबर MC, आपको ये निकालना है। और इसके लिए मैं बताती हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन पर कमांड होना चाहिए। MR निकालने के पहले, MR क्या है, सीमांत आय, सीमांत आय निकालने के पहले आपको कुल आय निकालना है। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, 150 टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो 300p माइनस 2p स्क्वायर, ठीक है। और टोटल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट में बदलना है तो 10, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू ओनली 10 एंड टोटल आपका जो टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी आ गया दैट इज 300 माइनस 2p स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस p को आप q के टर्म में भी चेंज कर सकते हो, है ना। इसको अगर आप q के टर्म में चेंज कर लोगे तो भी ये ईजिली बन जाता है। और MR इज इक्वल टू MC करने के लिए आपको इस तरीके से चेंज करके बनाना पड़ेगा। और MR इज इक्वल टू MC जहाँ पर होता है वहीं पर आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज करता है। तो इस मैथ को इस तरीके से आप बना करके देखिए एंड आप लोग पहले खुद से इसको हैंडल कीजिए, टैकल कीजिए। एंड इसका जो PDF होगा EMRS का, ये जो मैं बना के दे रही हूँ, ये PDF आपको मेरे ऐप पर अवेलेबल होगा जहाँ पर मैं इसको डालूंगी, तो आप वहाँ से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मेरे ऐप को आप शिप्रानॉमिक्स ऐप को आप वहाँ से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ये PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, MR निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना होगा, TR निकालना होगा, टोटल रेवेन्यू दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। और टोटल कॉस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट में बदलना पड़ेगा। तो 150 प्लस 10 क्यों है, तो ओनली आपके पास क्या बचेगा, 10।
एंड डिफरेंशिएशन में आप लोगों में से जिनका कमांड नहीं है स्टूडेंट डिफरेंशिएशन के लिए, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, आप डिफरेंशिएशन के लिए बहुत ही सिंपल है, ऐसे मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को अलग से पढ़ा देती हूँ सो दैट आप लोगों को दिक्कत ना हो। डिफरेंशिएशन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना a इंटू एक्स एन, तो ये हो जाएगा a इंटू एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 150 प्लस 10 क्यू, तो मैंने इसको क्या किया है 150 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया 0, क्योंकि कांस्टेंट को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। प्लस 10 इंटू क्यू, एक वेरिएबल लगा हुआ है, तो a एन एक्स एन माइनस वन पर आप इसको बिठाओगे तो 10 आएगा, तो इसलिए MC जो है वो 10 हो गया, ठीक है। अब देखो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में जो सवाल है, तरलता अनुपात अगर 10% है, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो 10% है, तो धन गुणक क्या होगा, तो यहाँ पर आपको K इज इक्वल टू 1/LRR होता है, तो LRR अगर आपको दिया हुआ 10% तो 1/10 इंटू 100, ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 10। निम्नलिखित में से कौन सा एग्रीगेट है जो सही है, NNP इज इक्वल टू GNP। अच्छा देखो, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट, बहुत ही मैं कहूँ कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इनको अगर आपको बनाना है तो मेन चीज़ क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्रीगेट्स को चेंज कैसे करते हैं। इसके लिए कमेंट बॉक्स में मैं अपना एक वीडियो डाल देती हूँ जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स को कैसे चेंज करते हैं, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट जो है NNP इज इक्वल टू GNP प्लस डेप्रिसिएशन, ये गलत है, क्योंकि देखो GNP है, G मतलब क्या है ग्रॉस, ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन को घटाते हैं तब नेट आता है, तो ये गलत है। NNP माइनस GNP इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, ये भी गलत है, नेट में से डेप्रिसिएशन को अगर हम जोड़ेंगे तब GNP पर आते हैं। NNP प्लस GNP इज इक्वल टू मूल्यह्रास, ये भी गलत है। NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन, सकल में से मूल्यह्रास घटाते हैं तो शुद्ध पर आते हैं। तो स्टूडेंट इसको, इस तरह के सवाल को आप ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और मैं कमेंट बॉक्स में आपको डाल दे रही हूँ, इसका लिंक डाल दे रही हूँ, मैंने जो वीडियो उस पर पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर, यूट्यूब के उस वीडियो का मैं लिंक डाल दे रही हूँ, नेशनल इनकम और एग्रीगेट्स, दोनों वीडियो को आप इसमें से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाए, सब्सिडी को बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में जोड़ दिया जाए। देखो, इसको इंग्लिश में मैं अगर कहूँगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप जोड़ रहे हो, प्लस कर रहे हो, ठीक है। सब्सिडी को नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर रहे हो, लेस कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, मार्केट प्राइस से हट रहे हो और आप फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जब जुड़ता है तब हम मार्केट प्राइस पर जाते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स घट रहा है, इसका मतलब हम कहाँ आ रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी जुड़ा हुआ होता है, मार्केट प्राइस में सब्सिडी लेस किया हुआ रहता है, और किस में जोड़ा जा रहा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो इतना काम करने के बाद इसमें क्या आएगा 9 नंबर में स्टूडेंट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। क्यों फैक्टर कॉस्ट पर लिया मैंने, क्योंकि इस पर से अप्रत्यक्ष कर को घटाया गया है और सब्सिडी को जोड़ा गया है ना। सब्सिडी को जब हम जोड़ते हैं तो हम आ जाते हैं साधन लागत पर, और अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं तो आ जाते हैं हम साधन लागत पर। अप्रत्यक्ष कर को जोड़ेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, मार्केट प्राइस पर। क्वेश्चन नंबर 10, देखो इस तरह के भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट, सेविंग और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया गया है। पहली बात स्टूडेंट, जितने आंकड़े दिए गए होते हैं उन सबको यूज़ करना। कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट, 1 या 2 को यूज़ करके बाकी सबको आप लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जितने भी आंकड़े दिए गए हैं सबको यूज़ करते हुए आपको इक्विलिब्रियम इनकम निकालना है। अब देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी होता है, हमें पता है। और दूसरा संतुलन का इक्वेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। इस तरीके से भी संतुलन होता है ना, या तो i इज इक्वल टू एस हो जाए, या तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी हो जाए, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, i प्लस एस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 50 प्लस 0.2y प्लस 50 इज इक्वल टू माइनस 150 प्लस 0.4y, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, इसको इक्वेट कर देना है। तो 0.4y जो है, इसमें 0.2y को मैं लेस कर दूंगी, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज कर जाएगा, और 50 प्लस 50 में 150 को जोड़ लो, 150 हो गया,
तो यहाँ पर 0.2y इज इक्वल टू हमारा कितना आया 250। तो अगर हम y निकालना चाहेंगे तो 250 डिवाइडेड बाय 0.2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1250। तो स्टूडेंट ये एक सैम्पल क्वेश्चन मैंने दे दिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आपके सिलेबस में एक अलग से टॉपिक दिया है। ये जो सिलेबस आप देख रहे हो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो, कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड। सबसे पहले तो ये किस तरह की वस्तुएं हैं आपको निकालना है, ठीक है। एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ये अलग से आपके सिलेबस में दिया गया है, तो आपको इसको बहुत सारे इसके मैथ कर लेना और 10+2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको करना, ठीक है। जैन एंड ओहरी की बुक में भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट मैं अभी मैक्रो पढ़ाने वाली भी हूँ, मैंने जो EMRS का सिलेबस लॉन्च किया है उसमें बस 10-15 दिनों में मैक्रो शुरू होगा, तो आप वहाँ भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में देखो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 11। बाजार में यदि निवेश में वृद्धि देखी जा रही है तो RBI के द्वारा क्या उपाय किया गया। इस तरह के सवाल अगर आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी आपके सिलेबस का एक बहुत ही बड़ा अंग है ना। सेंट्रल बैंक के बारे में आपको पढ़ना है, बैंक, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक पढ़ना है। तो देखिए मनी एंड बैंकिंग की जब बात आती है तो रिजर्व बैंक के द्वारा कौन से उपाय किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है इसका मतलब रिजर्व बैंक ने सारे दरों को क्या किया होगा, घटाया होगा। मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने यूट्यूब पर भी इसको पढ़ाया हुआ है, मैं उसका भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी कि जब भी मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है तो रिजर्व बैंक क्या करती है, सारी दरों को घटा देती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जवाब होगा ए, रेपो रेट को भी घटाया गया है और बैंक रेट को भी घटाया गया है, तभी निवेश में वृद्धि देखी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12, CRR बढ़ता है तो क्या होगा। मैंने बताया जब भी मनी सप्लाई को घटाना है सारे रेट्स को बढ़ा दो। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। और अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी, तो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। एंड मॉनेटरी पॉलिसी में जिस तरीके से चेंजेस होते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा करंट अफेयर के साथ जोड़ के पढ़िएगा कि इसमें जो रेट्स में जो चेंजेस आए हैं, करंट में रेट क्या चल रही है, जो चेंजेस आए उसका क्या प्रभाव पड़ा। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, इसमें भी देखो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट पर बहुत ध्यान दिया गया है कि राजस्व व्यय क्या है, राजस्व आय क्या है। तो इस तरीके के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा रह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में वो खर्चे जिन्हें सरकार कर्मचारियों के वेतन भुगतान और अन्य मदों पर करती है किस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ये कैसे में आते हैं, राजस्व व्यय में मैंने बताया हुआ है कि वैसा व्यय जो बार बार होता है ना, वैसा खर्च जो बार बार हो, रिकरिंग इन नेचर, वो किस में आता है, राजस्व व्यय में आता है, ठीक है। तो सरकार कर्मचारियों का वेतन बार बार देती है, तो दैट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 14th में है कि पूंजीगत बजट के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पूंजीगत बजट है, कैपिटल बजट है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट इसमें शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप लोगों के सिलेबस में जो आगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस डाला गया है, जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म से सवाल आ सकते हैं, ठीक है। भारत की स्थिति इंडिपेंडेंस के टाइम में कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी के 5 ईयर प्लान्स क्या थे, नीति आयोग क्या है, इनसे रिलेटेड सवाल एंड ये रटने वाले सवाल होंगे। तो स्टूडेंट 5 ईयर प्लान का एक एक डाटा रट लीजिए, ठीक है। इसमें से जैसे मैंने तो करंट अफेयर डाला है कि 46-78 में विमुद्रीकरण हुआ था, तीसरा किस तारीख को हुआ था, ऐसे भी सवाल हो सकते हैं। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस तरह के सवाल। देखो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पर्यावरण से रिलेटेड सवाल आपको आएंगे एंड इसमें आप प्लानिंग को ज़रूर पढ़िएगा। जो भी योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही हैं, नई हो पुरानी हो, इन सभी योजनाओं को आपको बढ़िया से कर लेना है। और ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ये सब क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, तो इनके नोट्स तैयार कर लीजिए। और इसमें कुछ करंट अफेयर के सवाल भी होंगे, जैसे विश्व के निर्यात में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है, 1.8, और विश्व के आयात में तो 2.5। तो इसकी तैयारी करने के लिए स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कुछ आदतन आंकड़े भी हों। जैसे इंडियन इकोनॉमी जो है वो करंट अफेयर से जुड़ी है, इकोनॉमिक सर्वे से जो करंट आंकड़े हैं उनको लीजिए, बजट में क्या कहा गया है उन आंकड़ों को लीजिए, और किसी एक न्यूज़पेपर को फॉलो करते रहिए 6 मंथ तक,
जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता है, और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सा प्लान लाया गया है, कौन कौन सा प्रोग्राम बनाया गया है, ये सबको कवर करते रहिए। तो इससे आपका जो सिलेबस है बहुत अच्छे से कवर होगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैंने आज के सिलेबस में आप लोगों को बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन बता दिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस को बनाइए। एंड मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ कि मेरे द्वारा EMRS का सिलेबस पब्लिश कर दिया गया है मेरे ऐप पर, और इसमें अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही हैं। तो इन क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है, और मेरे ऐप पर अभी मंथ एंड में कूपन भी लगा हुआ है, आप उस कूपन को भी वहाँ से अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।